जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। भारत 8 से 10 सितंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में G20 लीडर्स समिट की मेजबानी करेगा। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत के अंतर्गत होगी। इस अध्यक्षता के दौरान भारत में 200 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी करने की उम्मीद है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बयान जारी किया है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश हिस्सा लेंगे। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि PM ने देश से कहा कि कोई भी हमारे क्षेत्र में नहीं आया है, लेकिन वे अंदर है। जब कोई घुसा नहीं तो हॉर्स ट्रेडिंग से पीछे कौन हट रहा है। बीजेपी कह रही कि 15-16 दौर की बातचीत के बाद डिसएंगेजमेंट हुआ है। ओवैसी ने कहा है कि PM मोदी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से SCO समिट में नहीं मिलना चाहिए। जब तक डेमचोक और देपसांग से चीनी सेना नहीं हटेगी तब तक नहीं मिलना चाहिए। PM को शो जिनपिंग से क्या मोहब्बत है, क्या दोस्ती है। शी जिनपिंग से डिसएंगेजमेंट हुआ है या डिसएस्केलेशन नहीं हुआ है। सरकार को देश को डिसएंगेजमेंट का मतलब बताना पड़ेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है। इसी क्रम में तेलंगाना विधानसभा ने मंगलवार को 2 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें पहला प्रस्ताव नई दिल्ली में बने नए संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का अनुरोध किया। तो वहीं केंद्र सरकार के प्रस्ताव नए विद्युत संशोधन विधेयक 2022 का विरोध भी किया। राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री KT रामाराव ने एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा है कि नवनिर्मित संसद भवन का नाम अंबेडकर के नाम पर रखना उपयुक्त होगा, जो संविधान के शिल्पकार थे। राज्य के ऊर्जा मंत्री जी जगदीप रेड्डी ने विद्युत विधेयक का विरोध करते हुए दूसरा प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक किसान, गरीब और विद्युत क्षेत्र के कर्मियों के हितों के विरुद्ध है। अक्टूबर में त्योहारों के सीजन में आपके घर का बजट बिगड़ सकता है, क्योंकि होम लोन की EMI और महंगी हो सकती है। 28 सितंबर से 30 सितंबर तक RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में RBI रेपो रेट में 25 से 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है। ऐसा हुआ तो जहां बैंक से होम लोन से लेकर कार लोन और एजुकेशन लोन लेना महंगा हो जाएगा। पहले से ही जो लोग महंगी EMI की मार से जूझ रहे हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि RBI के रेपो रेट बढ़ाने के बाद EMI और भी महंगी हो सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात के दौरे पर बार-बार जा रहे हैं। उन्होंने गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अहमदाबाद में केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बैकडोर से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनवाना चाह रही है। दरअसल अहमदाबाद में पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि क्या मेघा पाटकर आम आदमी पार्टी के CM कैंडिडेट होगी। इस पर मेरा जवाब है कि मैंने भी सुना है कि मोदी जी बैकडोर से सोनिया गांधी के PM कैंडिडेट बना रहे हैं। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मंगलवार को मोर्चा खोल दिया। सचिवालय की घेराव करने पहुंचे प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी को पुलिस हिरासत में ले लिया है। जी हां, आपको बता दें कि कोलकाता में राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा का नवरान चलो अभियान में हिस्सा ले रहे राज्य विधानसभा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को पुलिस की झड़प हो गई। रानीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प की खबर आ रही। पुलिस ने पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले पुलिस ने बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं को पश्चिम बर्धमान जिले के पानागढ़ रेलवे स्टेशन से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे बंगाल बीजेपी के नवन्ना सचिवालय तक मार्च की ओर जा रहे थे। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर अदालत ने सुनवाई कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से अब अदालत इस मामले पर 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। इससे पहले सोमवार को अदालत ने मामले को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया था। एक याचिकाकर्ता शैलेंद्र सिंह की ओर से मामले को स्थगित करने की याचिका दाखिल की गई थी। मथुरा की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दरअसल पेशे से वकील याचिकाकर्ता शैलेंद्र सिंह को सुनवाई की आखिरी तारीख 26 सितंबर दी गई थी। टाटा ग्रुप ने बोतल बंद पानी की बिक्री करने वाली कंपनी बिसलेरी इंटरनेशनल में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी कि घटनाक्रम के बारे में जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा है कि यह बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और इसे सौदे के संपन्न होने के बारे में और कुछ भी जल्दबाजी होगी। टाटा ग्रुप अपने कंज्यूमर बिजनेसर का संचालन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के बैनर तले करता है। यह कंपनी पहले से ही हिमालयन ब्रांड के तहत बोतल बंद पानी की बिक्री करती है। इसके अलावा टाटा कॉपर प्लस वाटर और टाटा ग्लूकोप्स के ब्रांड भी उसके पास है।
झांसी के बहुचर्चित पुष्पेंद्र यादव फर्जी मुठभेड़ मामले में यूपी सरकार को झटका लगा है। मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मर्डर की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस सैयद वैस मियां की खंडपीठ ने पुष्पेंद्र के परिजनों की याचिका पर यह आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। भारत ने बीते सप्ताह चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का ऐलान किया था, जिसका असर अब पूरी दुनिया और खास तौर पर एशियाई बाजार में देखने को मिल रहा है। बाजार में चावल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत के फैसले के 4 दिनों के अंदर ही एशिया के बाजारों में चावल के दाम 4 से 5% तक बढ़ गए। इससे एशिया में चावल का व्यापार लगभग ठप पड़ गया है, क्योंकि भारतीय व्यापारी अब नए समझौते पर दस्तक दे रही है। नतीजतन खरीदार वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार जैसे विकल्प खोज रहे हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक कुतुब मीनार परिसर पर मालिकाना हक जताने वाले तोमर रजा के वंशज कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट 17 सितंबर शाम 4 बजे फैसला सुनाएगी। इस मामले में आईए के माध्यम से ध्वज प्रताप सिंह ने आगरा के संयुक्त प्रांत के उत्तराधिकारी होने का दावा किया और कहा कि कुतुब मीनार की संपत्ति उनके पास है, इससे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के साथ मीनार उन्हें दी जानी चाहिए। साकेत सिंह और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। वेदांता और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के दिग्गज फॉक्सकॉन ने राज्य में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले एफबी निर्विनिर्माण इकाई लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गांधीनगर में आयोजित समारोह के रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस मौके पर कहा है कि दोनों कंपनियां गुजरात में यह संयंत्र लगाने पर 1,24,54,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और आपको बता दें कि इससे 1 लाख रोजगार के अवसर का सृजन होगा। पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार इसके लिए पूरा सहयोग उपलब्ध कराएगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से सुशील मोदी और ललन सिंह एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे। इसी कड़ी में जदयू के जिला पंचायत सदस्य के भाजपा में शामिल होने के बाद सुशील मोदी ने जदयू पर तंज कसा, जिसका जवाब देते हुए ललन सिंह ने कहा है कि चिंता मत कीजिए सुशील जी, 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। देश को सांप्रदायिकता, महंगाई व बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा और देश में सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनेगा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मऊ मंडल के अधीक्षण अभियंता आनंद पांडे ने मीडिया को बताया कि मऊ के मादी सिपाही उपकेंद्र पर तैनात अशोक कुमार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उपकेंद्र पर वे मौजूद नहीं थे। न तो उपकेंद्र पर समाधान सप्ताह को लेकर कोई प्रचार सामग्री लगाई गई थी, न ही किसी तरह का बैनर लगा था। इससे साफ जाहिर होता है कि समाधान सप्ताह में उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए अवर अभियंता गंभीर नहीं है। उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी होने के नाते उन्हें अवर अभियंता अशोक कुमार को निलंबित कर दिया है। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद राज्य की सरगर्मियां बढ़ गई है। चुनाव बेशक दलीय आधार पर नहीं होगा, लेकिन परोक्ष रूप से राजनीतिक दलों की सक्रियता देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए पुरजोर लगाएगी। बिहार में लोकसभा की 40 जबकि विधानसभा की 243 सीटें हैं और लोकसभा चुनाव 2022-24 में तथा विधानसभा चुनाव 2025 में होना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस चुनाव का लाभ आगामी चुनाव में उठाने वाले राजनीतिक दलों को मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने खुदरा महंगाई दर 7% होने को लेकर मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें इस स्थिति में भी खतरा नहीं दिखाई देता है तो वह औसतन भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करती है। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया है कि अभी कुछ दिन पहले ही माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई उनके लिए चिंता का कोई बड़ा विषय नहीं है। भारत की खुदरा महंगाई दर कल बढ़कर 7% हो गई। खाद्य महंगाई दर 7.62% है। चिदंबरम ने कहा कि यदि माननीय वित्त मंत्री को अभी भी खतरा दिखाई नहीं देता तो हम केवल ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह भारत में औसत परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा है कि उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों से विभिन्न कंपनियों की इलेक्ट्रिक बसों के लिए समान चार्जिंग प्रणाली पर गौर करने को कहा है। गडकरी ने कहा कि विभिन्न कंपनियों की इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग अलग चार्जिंग प्रणाली है, ऐसे में राज्यों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने माइंड शिखर सम्मेलन में कहा है कि हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री ने मुझे विभिन्न कंपनियों की इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग अलग चार्जिंग प्रणाली की समस्या के बारे में बताया। मैंने अपने अधिकारियों से इसका समाधान खोजने के लिए कहा है। विभिन्न कंपनियों को इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए एक ही प्रणाली होनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सोमवार देर रात बारिश हुई। देर रात हुई बारिश के चलते बुधवार को तापमान में कमी दर्ज की गई। दिल्ली में आज धूप खिलने के साथ साथ हवा चल रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में
आने वाले दिनों में बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 17 सितंबर तक अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच रहेगा। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा। वहीं 14 सितंबर को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। और दिल्ली में काले बादल भी छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।